बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड के सब्जेक्ट के अंदर वो है इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि फ्लोटिंग और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम्स सॉरी क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको ऊपर कार्ड में उसका लिंक भी नज़र आ जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक नज़र आ जाएगा, ताकि आपको वो सिस्टम समझ आ जाएंगे तो फिर इक्विलिब्रियम को समझने में भी आपको आसानी होगी। साथ ही साथ हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये समझें कि करेंसी जो अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट क्यों होती है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो कौकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच। You watch my videos and you enjoy my videos and you write to me and you give suggestions to me. Thank you very much for being with me and encouraging and motivating me. So let's begin जी। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जैसे कि आप सबको मालूम है कि क्या होता है, सिंपल व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जब डिमांड सप्लाई आपस में बराबर हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। और ये जो इक्विलिब्रियम है ये अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको आइडिया क्लियर हो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है। क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत हम जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी है वो डिटरमिन करती है वैल्यू ऑफ करेंसी। इस डायग्राम को समझते हैं जी। ये राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू है डॉलर पर यूरो की, और ये यूरो की डिमांड है पर डे के हिसाब से। फॉर एग्जांपल यूएस इकोनॉमी का ये डायग्राम है, ये आपकी सप्लाई कर्व है, यूरो कितना सप्लाई हो रहा है, और ये यूरो की डिमांड कर्व है, ठीक है। अब अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारे जो यूएस इकोनॉमी के अंदर जो यूरो की डिमांड है वो 200 मिलियन यूरो पर डे है, और 200 मिलियन यूरो पर डे ही अगर सप्लाई है, तो ऐसी सूरत हाल में $1 1 यूरो का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिटरमिन हो रहा है। तो हमने सिंपल फिगर लिए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो अगर यूरो की और डॉलर की प्राइस को हमने देखना है कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो इस ग्राफ के तहत, क्योंकि डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर आ रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इक्विलिब्रियम रेट क्या हो जाएगा, $1 इक्वल टू 1 यूरो। फर्ज कर लेते हैं कि अगर हम ये एक्सचेंज रेट होता कि जी 0.5 जो है वो डॉलर पर यूरो होता, तो अभी देखें यूरो की डिमांड कितनी है, सॉरी सप्लाई कितनी है, 50। बहुत ही कम सप्लाई है, कितनी, 50 सप्लाई है, ठीक है। जबकि डिमांड ज़ाहिर है चूँकि सस्ता है, यूरो हो रहा है, उसकी सप्लाई जो है वो बहुत कम है, तो उस वक़्त क्या है, डिमांड कितनी है इसकी, 350 मिलियन। तो अब देयर इज़ अ ह्यूज गैप, डिमांड बहुत ज़्यादा है यूरो की और सप्लाई बहुत कम है। तो जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो फिर क्या होता है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो कितना डिफरेंस था, 300 मिलियन यूरो का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब कि शॉर्टेज है यूरो की। जैसे ही यूरो की शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, प्राइस जो है वो ऊपर बढ़ने लगेगी। 0.5 से 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 करते करते जब 1 पे पहुंची, तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो सप्लाई बढ़ती जा रही है और डिमांड जो है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो यहाँ पर आकर इन दोनों में आपस में इक्विलिब्रियम डिटरमिन हो रहा है, ठीक है। तो ये अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ऐसे इक्विलिब्रियम डिटरमिन होता है। ये इसकी पूरी जो है वो ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ लें, मैंने आपको इसीलिए सादा आसान से लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर दिया। बहरहाल आपके नोट्स के लिए ये आपको नज़र भी आ रहा है। तो आप ये देखें कहाँ पे शॉर्टेज है, सॉरी इस लेवल के ऊपर शॉर्टेज हो जाएगी डॉलर की यूरो की। अगर 0.5 हो, कितनी शॉर्टेज होगी, 300 मिलियन की। और अगर ये प्राइस हो जाए 2, तो अब देखें डिमांड कितनी है, अब डिमांड 50 है और सप्लाई कितनी है, 350। तो इसका मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो यूरो यूरो ही यूरो है। सप्लाई इतनी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली यूरो की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, करते करते 2 से 1.5 और करते करते 1 तक आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इस अगर ये एक्सचेंज रेट होगा तो सरप्लस होगा यूरो, और अगर ये एक्सचेंज रेट होगा तो शॉर्टेज होगी। तो इन बोथ द केसेस शॉर्टेज और सरप्लस में क्या होता है, डिमांड सप्लाई की फोर्सेस ऑपरेट करते हैं और वो उसको इक्विलिब्रियम को डिटरमिन कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों क्रिएट होती है और सप्लाई कैसे क्रिएट होती है।
देखिए डिमांड कैसे क्रिएट होगी कि जब आप व्हेन टूरिस्ट विजिट अनदर कंट्री, लेट्स सपोज जब आप दूसरे मुल्क जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है और आप अमेरिका जाते हैं, तो अमेरिका जाने के लिए आपको क्या चाहिए? डॉलर। ठीक है, तो क्या होगा? डॉलर की डिमांड बढ़ गई। कल तक आप नहीं थे, जा रहे थे तो डॉलर, आज आप जा रहे हैं, लेट्स सपोज आपको $1000 चाहिए, तो $1000 की डिमांड मुल्क के अंदर एक्स्ट्रा क्रिएट होगी। ठीक है, इसी तरह नीड टू एक्सचेंज नेशनल करेंसी टू द फॉरेन करेंसी। इसी तरह क्या हो रहा है, अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं अमेरिका में, जी मैं $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो अब ज़ाहिर है अमेरिका में आप रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? डॉलर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो क्या करेंगे? अगेन आप मार्केट से जाके डॉलर ख़रीदते हैं। तो आपने लेट्स सपोज़ $100 मिलियन खरीदे, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर $100 मिलियन की मज़ीद डिमांड क्रिएट होगी। अब अगर इस तरह ज़्यादा लोग बाहर जाने लग जाएँगे और ज़्यादा लोग बाहर इन्वेस्ट करने लग जाएँगे, तो उससे क्या होगा? ऑटोमैटिकली मुल्क के अंदर फ़ॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। वाइस वर्सा इस क्या होगा? अगर बाहर से लोग पाकिस्तान आना शुरू हो जाएँ, तो ज़ाहिर है बाहर से लेट्स सपोज़ अमेरिका से अगर कोई पाकिस्तान आएगा, तो वो रुपीज़ तो साथ नहीं लाएगा, वो तो डॉलर लेकर आएगा, यहाँ पर आके एक्सचेंज करेगा। तो लेट्स सपोज़ वो अपने साथ $1000 लेकर आए, तो हमारे मुल्क के अंदर $1000 एक्स्ट्रा सप्लाई हो गए। इसी तरह बाहर से अगर कोई हमें आता है, इन्वेस्ट करता है हमारे मुल्क में, तो वो भी डॉलर लेकर आएगा, यहाँ पर आके कन्वर्ट करेगा। तो अगर वो $100 मिलियन यहाँ लेकर आता है, तो हमारे मुल्क में $100 मिलियन की सप्लाई बढ़ गई। इसी तरह जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें डॉलर्स मिलते हैं। तो इन सारी सूरतों में क्या हो रहा है कि डॉलर की सप्लाई आ रही है। तो आपने देखा कि ये चंद बड़ी-बड़ी वजूहात हैं, जिनकी वजह से मुल्क के अंदर फ़ॉरेन करेंसी की डिमांड में चेंजेस आते हैं और सप्लाई में चेंजेस आते हैं। अब इनकी वजह से होता क्या है? इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है। इसके अलावा कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1 इज़ द टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ इन्फ्लेशन रेट। अब अगर आपके मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाएँ, तो क्या होगा? आपकी जो चीज़ें हैं, वो महँगी होने लग जाएँगी मुल्क के अंदर। तो लोग क्या करेंगे? लोग कोशिश करेंगे कि इम्पोर्टेड चीज़ें खरीदनी शुरू कर दें। फ़र्ज़ करें हमारा लोकल शू जो है, जो हम बनाते हैं, वो आपको ₹10,000 में मिलता है और इम्पोर्टेड शू वैसी ही क्वालिटी का आपको ₹5000 में मिलता है। तो ज़ाहिर है लोग प्रेफ़र करना शुरू कर देंगे आहिस्ता-आहिस्ता इम्पोर्टेड गुड्स। तो उससे होगा क्या? तो जब हम इम्पोर्टेड ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे, तो ऑटोमैटिकली हमें क्या चाहिए? फ़ॉरेन करेंसी चाहिए। ज़ाहिर है वो इम्पोर्ट तो होंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारी इन्फ्लेशन की वज़ह से क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रही है और हमारी इक्विलिब्रियम रेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो दैट इंक्रीज़ इन डिमांड फॉर फ़ॉरेन करेंसी। इसी को आप रिवर्स कर लेंगे डिफ्लेशन, तो फिर ये आपके इक्विलिब्रियम बहरहाल तब भी चेंज होगा, लेकिन उससे आपके मुल्क के जो फ़ॉरेन करेंसी की डिमांड है वो कम होगी। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान यूरो बॉन्ड जैसे इशू किए थे, पाकिस्तान अगर कोई बॉन्ड इशू करता है, अच्छा याद रखें ये प्राइस बॉन्ड की बात नहीं हो रही, बल्कि ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसकी बात हो रही है। तो अगर पाकिस्तान बॉन्ड इशू करता है इंटरनेशनल मार्केट में और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, तो पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि यार इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उससे क्या होगा? फ़ौरन हमारे मुल्क में डॉलर की सप्लाई या फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब जैसी सप्लाई बढ़ेगी, तो इक्विलिब्रियम चेंज होने लग जाएगा एंड वाइस वर्सा, फिर वो भी सप्लाई कम हो जाएगी और तब भी इक्विलिब्रियम चेंज होगा। इन एनी केस जब डिमांड सप्लाई में कोई चेंज आएगा, तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि वे कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम रेट में चेंज लाते हैं। अच्छा खासा हमारा जो डॉलर है वो एक स्पेसिफिक रेट पे तय हो रहा होता है, लेकिन चूंकि ये आप हर वक्त फ्लक्चुएशंस देखते हैं कि जी डॉलर कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे आ गया, कभी इसकी वैल्यू, तो ये मैं इस वीडियो में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि यार ये क्यों डॉलर इतना फ्लक्चुएट करता है, तो या आपका पाकिस्तानी रुपये क्यों इतना डिप्रिशिएट हो रहा है या डीवैल्यू हो रहा है या क्यों ऐसे हो रहा है। तो आप उनको बता सकते हैं इंटरव्यू में या टेस्ट में कि जी चूँकि ये अक्सर इन्फ्लेशन रेट की वजह से हो सकता है, इंटरेस्ट रेट की वजह से हो सकता है। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ है। जितना हमारा मुल्क इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता चला जाएगा, उतनी ही बाहर से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी। दुनिया इसको एक फिज़िबल, एक अच्छी जगह समझेगी कि यार यहाँ पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इकॉनमी ग्रो कर रही है। तो उससे क्या होगा? आपके मुल्क के अंदर फ़ॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी, तो आपका इक्विलिब्रियम रेट जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो जाएगा।
इसी के बिल्कुल अपोजिट होता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क। अगर आपके मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब है, इकोनॉमिक रिस्क है, वोलेटाइल है, कभी किसकी गवर्नमेंट आ जाती है, कभी किसी गवर्नमेंट आ जाती है, कभी कौन सी पॉलिसी है, कभी कौन सी पॉलिसी, तो कौन आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए? इवन जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी बाहर जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके मुल्क के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम हो जाएगी, इनफैक्ट फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा, अगेन आपके जो एक्सचेंज रेट का जो अच्छा खासा वो एक एक जगह पे फिक्स था, तय हुआ था, वो बदल जाएगा। ये आपकी करेंसी डिप्रिशिएट होने लग जाएगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन किसी मुल्क के बारे में, दुनिया की क्या एक्सपेक्टेशन है, बल्कि उस मुल्क के अपने बाशिंदों की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो वो उससे भी एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है, चेंज होता है। जैसे कि करंट गवर्नमेंट जब आई थी तो लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। तो आपको याद होगा जिस दिन करंट प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया था, उसी दिन हमारी स्टॉक मार्केट भी बेहतर हो गई थी और डॉलर के अगेंस्ट हमारा रुपी अप्रिशिएट हो गया था, बिकॉज पीपल हैड ए वेरी पॉजिटिव फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कि ये दिस मैन और दिस गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टर्न अराउंड द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो वक्त के साथ साथ वो सारा रिवर्स हो गया, तो उसकी वजह से वापस हम चले। देखा आपने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बेस पे कैसे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट चेंज होते हैं। मैं आपको साथ साथ गवर्नमेंट की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपको समझने में चीज़ें आसानी हो जाए। फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होती है, बाज़ वक़्त गवर्नमेंट भी जानबूझ के अपनी रुपी को या अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को थोड़ा कम कर देती है, और उसके पीछे जो जस्टिफिकेशन वो प्रोवाइड करते हैं वो ये होता है कि हमारी जब चीज़ें सस्ती होंगी तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। तो एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि अब पहले एक बंदा मिसाल $1000 में एक चीज़ खरीद लेता था, अब वो $900 में खरीद रहा है, तो ऑब्वियसली दे विल मोर लाइकली टू बाय फ्रॉम अस रादर देन फ्रॉम आवर कंपेटिटर। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से आपका जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज होता रहता है। अब जब एक्सचेंज रेट चेंज होते हैं तो क्या होता है, लोअर एक्सचेंज रेट मींस द चीपर फॉर द डोमेस्टिक रेजिडेंट टू इंपोर्ट। जैसे ही आपका एक्सचेंज रेट ख़राब होने जैसे एक्सचेंज रेट कम होने लगता है, मींस आपको फॉरेन करेंसी आपको सस्ती मिलने लगती है, यानी आपका रुपये अप्रिशिएट कर रहा है, तो आपके लिए इंपोर्ट करना आसान हो जाता है फ्रॉम द फॉरेन एंड टू इन्वेस्ट इन द फॉरेन करेंसीज। पहले आपको मिसाल एक चीज़ इंपोर्ट करनी थी तो आप 170 रुपये देते थे, और अब आप 157 रुपये देते हैं, तो ऑब्वियसली आपको सस्ता पड़ रहा है। हायर एक्सचेंज रेट मीन्स एक्सपेंसिव फॉर, तो हायर एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, अब हम ज़्यादा पैसे देते हैं उसी $1 को लेने के लिए, तो इंपोर्ट भी हमें महंगी पड़ रही है, और उससे क्या हो रहा है, दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना भी हमें महंगा पड़ रहा है। तो जब ये होता है तो उससे क्या फ़र्क होता है, उसको कहते हैं एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन। व्हाट इज डिप्रिसिएशन? इट इज़ एन इंक्रीज इन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी। मतलब कि फॉरेन करेंसी की कीमत बढ़ गई है डोमेस्टिक करेंसी में। पहले $100 का डॉलर था, अभी $157 का डॉलर है। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज, दिस मीन्स दैट आवर करेंसी हैज़ बीन डिप्रिशिएटेड। सो इट मीन्स इट टेक्स मोर यूनिट ऑफ आवर करेंसी, हमें अब ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं टू परचेज द सेम फॉरेन करेंसी। पिछली गवर्नमेंट तक हमें $100 दे के डॉलर ख़रीदना पड़ता था, अभी हमें $157 दे के डॉलर ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पहले $2 का 1 पाउंड आता था, अब $2.10 का 1 पाउंड आ रहा है। तो क्या हो गया, डॉलर डिप्रिशिएट हो गया। देखिए अभी ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं, किस लिए, वही 1 पाउंड खरीदने के लिए, तो इसे डॉलर इज़ डिप्रिशिएटेड। अब आपके करने का काम क्या है कि आपने निकालनी है परसेंटेज। थोड़ा सा आप भी तो काम करें ना, सारा कुछ तो मैं करके दे रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये मालूम करना है कि ये जो डॉलर $2 का था, सॉरी ये जो $2 का 1 पाउंड मिल रहा था कल तक, आज वो सवा मीन्स $2 और 10 पाउंड 10 पैनी का $2.10 का आज 1 पाउंड मिल रहा है। तो ये जो इंक्रीज़ हुई है पाउंड की वैल्यू और डिक्रीज़ हुई है डॉलर की वैल्यू, तो ये कितने परसेंट चेंज आया है। ठीक है, इसी के अपोजिट आप एप्रिसिएशन हो जाएगा कि जब आप थोड़े पैसे देते हैं, यानी अपनी लोकल करेंसी थोड़ी देकर वही फॉरेन करेंसी ले लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन। सो इट इज़ अ डिक्लाइन इन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी। तो हमारी जो डोमेस्टिक जो हम जो फॉरेन करेंसी खरीदते थे उसकी प्राइस, यानी उसकी कीमत जो हम डोमेस्टिक करेंसी में देते थे, अब हम थोड़ी देते हैं। जैसे कि कल मैंने कहा कि 170 तक डॉलर चला गया था हमारे मुल्क में, अब पहले हम 170 रुपये दे के डॉलर ख़रीद रहे थे, अब हम 157 या 158 आजकल का रेट चल रहा है,
158 रुपये में, तो मतलब हम तकरीबन 12 रुपये कम दे रहे हैं उसी डॉलर को ख़रीदने के लिए, तो मीन्स अवर रुपी इज़ एप्रिशिएट। यहाँ पर एग्जांपल देखें, $2 का 1 पाउंड था, अब क्या हो रहा है, $1.9 का 1 पाउंड मिल रहा है, एंड डॉलर इज़ एप्रिशिएट। अब अगेन, अब ये जो चेंज आया है 2 से 1.9 का, डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, ये कितने परसेंटेज बनता है, ये आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलें मैं आपको ये कैलकुलेट कर देता हूँ और आपने अगला जो है ये आप खुद कैलकुलेट, इसको कैसे करेंगे, देखें चेंज कितना आया है 0.10 को। चलें इसको पहले करते हैं, आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि 2 से क्या हो गया 2.10, तो 0.10 चेंज आया। ठीक है, तो क्या करेंगे 0.10 डिवाइडेड बाय बेस प्राइस दैट इज $2 मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं आपको इधर कर ही देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हो जाएगा 0.10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको कर लें तो ये आ जाएगा 5%। ठीक है, क्या 10 डिवाइड बाई 2 की जगह 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5%। तो ये इसका मतलब है कि कितनी डॉलर 5% से डिप्रिशिएट हो गया। इसी तरह आप इसको भी करेंगे तो इसमें भी ये आ जाएगा कितना 5% से एप्रिसिएशन। यहाँ पे चूंकि माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि 2 से 2.10 को माइनस करेंगे तो -0.10 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि 2 में से 1.90 माइनस करेंगे तो 0.10 आ जाए। तो here the same will be replicated। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको कैलकुलेट करना है कि जी विद एक्सचेंज रेट फ्रॉम $1.7 इज इक्वल टू 1 पाउंड से 1.68 पे चला जाए तो अब क्या हुआ, डॉलर अप्रिशिएट हुआ कि पाउंड अप्रिशिएट हुआ, और कितना हुआ ये कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे इफ़ द एक्सचेंज रेट फ्रॉम 1.7 टू 1.72 हो जाए, यानी पहले $1.70 का 1 पाउंड था और अभी $1.72 का $1.72 का 1 पाउंड है, तो अब बताएं कि पाउंड अप्रिशिएट हो गया या डॉलर अप्रिशिएट। तो दोनों में से बताएं, एक करेंसी ले लें कि जी विच करेंसी इज़ डिप्रिशिएटेड हेयर एंड विच करेंसी इज अप्रिशिएटेड हेयर। ठीक है, कैलकुलेट करके आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा ताकि आपके आंसर को वेरीफाई कर लें। बिल्कुल जैसे तरीका मैंने पहले बताया वही तरीका आप इस्तेमाल करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट की समझ आ गई होगी और अब आपको ये भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा यकीनन कि जो हर वक्त एक्सचेंज रेट हमारे बदलते रहते हैं इसके पीछे कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। एंड इंशाल्लाह दिस विल हेल्प यू इन योर इंटरव्यू समवेयर और इन योर competitive exams as well. Take care, stay blessed.